बच्चों, आज मैं आपको आपके गद्य भाग का सबसे आखिरी चैप्टर कारतूस पढ़ाऊंगी, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हमें इसके चैप्टर के जो नाम होते हैं, टॉपिक होते हैं, इसी से कि चैप्टर के बारे में आइडिया लगता है। कारतूस, कारतूस किसे कहते हैं आपको? बारूद। कोई भी चीज का गोला बारूद को कारतूस बोला जाता है। समझ में आ रहा है? बंदूक में काम में लेने वाली गोला बारूद या पहले तोप में जो काम लिया जाता है उसको कारतूस बोला जाता था। ये सब बारूद को कारतूस बोलते हैं। और कारतूस का मतलब बारूद के साथ काम आने वाले जितने भी औजार, ये सब कारतूस में काउंट होते हैं। तो इस तरह से जैसा कि इस चैप्टर के नाम से पता लगता है, कारतूस का मतलब है गोला बारूद। अर्थात इस पाठ में हबीब तनवीर ने जो जिस समय भारत गुलाम था, ब्रिटिश लोगों के अंदर था, उस समय की बात को बताया है कि कैसे कितने ही वीर योद्धा, जिनमें से हम कई लोगों को तो जानते भी नहीं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, अपनी जान भी गंवाई, शहीद हो गए। हम इतने लोगों के तो नाम भी नहीं जानते, तो बड़े बड़े लोगों के नाम जानते हैं, जिनमें जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे कुछ लोगों के ही नाम जानते हैं। सिर्फ कुछ लोगों से तो स्वतंत्रता मिली। उनके द्वारा नेतृत्व करने पर, उनके द्वारा नेतागिरी करने पर, नेतृत्व करने पर, उन्होंने उनके साथ जो हजारों लोगों में संख्या में जो लोग जुड़े थे, उन सब की मेहनत से आज हम स्वतंत्र हैं और हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इस तरह से ही इस चैप्टर के अंदर ही एक जांबाज सिपाही का वर्णन। जांबाज मतलब होता है जो जान की बाजी लगाने में सक्षम है। जांबाज समझते हैं? सिपाहियों को जांबाज बोलते हैं। जांबाज मतलब होता है जो अपनी जान की बाजी लगाने में सक्षम है, जिसे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। सिपाही तो आप जानते हैं, सैनिक को बोलते हैं। तो जो भी इंसान अपने देश के लिए अपने को समर्पित करने की भावना रखता है, उसको जांबाज। तो इस तरह से इसमें एक जांबाज के बारे में बताया गया है कि एक जांबाज है, सऊदत मुल्ला के बेटे हैं वजीर अली, उनके बारे में बताया गया है। वजीर अली एक बहुत बड़े जांबाज सिपाही थे। कैसे इतने जांबाज थे कि जो अंग्रेजी टुकड़ी थी, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी थी, उसके अंदर आकर, उनकी फौज के अंदर आकर उन्होंने उनसे ही कारतूस लेकर चले गए और उन लोगों को पता भी नहीं चला। बहुत चतुर, बुद्धिमान और जांबाज सिपाहियों के बारे में इस पाठ में वर्णन किया। तो सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आप हबीब तनवीर निकाल लीजिए। हबीब तनवीर का जन्म 1923 में हुआ और मृत्यु 2009 में। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक समझते हो? बैचलर, जो बैचलर की डिग्री होती है ना, अपन बीए या बीएससी, जो भी बैचलर की डिग्री है, इन सबको स्नातक बोलते हैं। और मास्टर डिग्री होती है तो स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब और ऊपर, तो मास्टर की डिग्री को स्नातकोत्तर बोलते हैं। ठीक है। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए, फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना। जब उन्होंने 1944 में भी बैचलर की डिग्री कर ली, उसके बाद वो लंदन पढ़ने गए, ब्रिटेन पढ़ने गए और नाट्य लेखन मतलब था नाटक लिखने की कला। गद्य में नाटक लिखना एक कला है। गद्य भाग में सब चीजें, कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई एकांकी लिखता है ना, तो नाटक लिखने की कला में माहिर बने। उन्होंने नाट्य मंच की भी स्थापना की, जहाँ पर नाट्य मंच मतलब होता है रंगमंच, जहाँ पर नाटक खेले जाते, जहाँ प्ले होते हैं। नाटककार, कवि,
पत्रकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप, पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं मैं, हीर माँ की अमर कहानियां। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरण भी किया। ये सिर्फ लिखते नहीं थे, लिखने के अलावा कवि थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे, नाट्य अभिनेता थे और नाटकों को निर्देशित करने वाला था, डायरेक्टर थे। अनेकों रूपों में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था और इन्होंने अपनी कहानियां नहीं लिखी, अपितु जो संस्कृत में जो कहानियां लिखी थी, जो दूसरी लैंग्वेज में भी जो कहानियां लिखी थी, उनको भी नए तरीके से लिखकर लोगों के सामने प्रस्तुत। अब आप पाठ पेश करेंगे। चलिए देखिए, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उसके बाद इरादे केवल व्यापार करने के नहीं, धीरे धीरे इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होने से ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास शुरू हुए। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही जांबाजी कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर कि शेर की मान में पहुंचकर उसने दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी ये शब्द निकले जो कि शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं बोले जा सकते। पाठ में बताया गया कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो जब अंग्रेज आए थे तो ऐसा नहीं था आके उन्होंने ये सोचा कि हम भारत के लोगों के ऊपर कब्जा कर ले, व्यापार करने, बिजनेस करने आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि भारत अनेकों टुकड़ों में बंटा हुआ है, प्रत्येक टुकड़े का जो राजा है वो दूसरे राजा के ऊपर अटैक करता है, दुश्मन मानता है और उसको जीतकर अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये सारे लोग जबकि एक ही देश के हैं, फिर भी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी नीयत, जो उनका जो स्वभाव था, वो नीयत उनकी बिगड़ गई। उन्होंने देखा भारत तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया का मतलब समृद्धशाली देश है, भारत की मिट्टी सोना उगलती है, अर्थात सोना तो नहीं दिखाती है, भारत की मिट्टी बहुत फसल उगाती थी, बहुत उपजाऊ थी, इतनी फसल, इतनी अच्छी फसल होती थी, भारत में अनेक खदानें थी, भारत समृद्ध, धन दौलत से समृद्ध देश था, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब हर देश, हर जो टुकड़े थे, हर जो राज्य थे, जिसके लोग राजा थे, बहुत धन संपत्ति से समृद्ध थे, धरती सोना उगलती थी, लोग समृद्ध थे, कहीं कोई गरीब नहीं थी। तो उन लोगों ने देखा यदि एक राजा से दूसरे राजा को लड़ा दिया जाए, भिड़वा दिया जाए, शत्रु तो एक दूसरे को समझते थे, यदि एक राजा के कान में कोई बात कह दी जाए और दूसरे राजा को पता ना, तो वो भड़क जाएगा, भड़केगा तो लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तो हम इसका फायदा उठाएंगे, है ना। तो इस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई और इस नीति के अपनाने के कारण उन्होंने हमारे ही लोगों को, भाई भाई को लड़ाई करवाई और जैसे ही लड़ाई करवाना चालू किया तो भारत की जो धन संपत्ति थी, भारत की जो दौलत थी, उसको उन्होंने नावों के द्वारा समुद्र से ब्रिटेन में भेजना चालू किया। अब जाकर जब लोगों को समझ में आया, एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था, तब उसे समझ में आया कि भारत के लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारी धन संपत्ति भी ले जा रहे हैं, उनको मार भी रहे, हम पर कब्जा भी करते हैं, हमको बोलने का अधिकार नहीं, खाने का अधिकार नहीं, वो सारे अधिकार छीन लिए। तब धीरे धीरे लोगों के अंदर चेतना जागृत हुई। हमारे जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने लोगों को एकत्रित किया, उनको समझाया कि कैसे हम ब्रिटेन के खिलाफ
सहायता हुई, जिन्होंने नेतृत्व किया, उनमें वजीर अली का नाम भी माना जाता है। वजीर अली एक नवाब थे, राजा के बेटे थे, और उनके जो चाचा थे सादत अली, चूंकि वजीर अली के जो पिता थे उनको औलाद नहीं थी पहले, तो सादत अली को लगता था कि इनको औलाद नहीं, तो इनके मरने के बाद मैं इस राज्य का राजा हो जाऊंगा। लेकिन वजीर अली के उत्पन्न होने के बाद, पैदा हो जाने के बाद, सादत अली वजीर अली से नफरत करने लगे और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने वजीर अली के पिता को और राज्य को खत्म करवाने की कोशिश की और इस कारण वजीर अली भाग गए। लेकिन अंग्रेजों के प्रति नफरत होने के कारण जाबाज थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक सैनिक टुकड़ी इकट्ठी की और सैनिक टुकड़ी इकट्ठी कर उस राज्य के ऊपर आक्रमण किया और सादत अली को मारकर अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया। तो किस तरह से वजीर अली इतना जाबाज था कि अंग्रेज जो सेना थी उसको पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर देती है। वजीर अली को पकड़ने के लिए छोटे मोटे सैनिक नहीं जाते, बड़े बड़े जो कर्नल थे उसको पकड़ने के लिए टेंट बना कर देते थे कि वजीर अली को पकड़ेंगे, लेकिन वजीर अली पकड़ने में नहीं आ रहा था। और कैसे वजीर अली लोग पहचानते, पहले कोई विज्ञापन का कोई बहुत बड़ा क्षेत्र तो था नहीं कि फोटोज लगाई जाए, बहुत नाम से लोग जानते थे, शक्ल सूरत से नहीं जानते थे। इसलिए वजीर अली अपनी वेशभूषा को चेंज करते हैं और कर्नल के जो अंग्रेज जो कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, उनके खेमे में, खेमे मतलब होता है उनका जो टेंट है उसके अंदर आते हैं, कर्नल से मिलते हैं और कर्नल को पता भी नहीं लगता ये वजीर अली, और वजीर अली उनसे ही उनका जो बारूद है वो लेकर जाते हैं। जाने के बाद जब कर्नल को पता लगता है ये वजीर अली है, तो वजीर अली के लिए बहुत प्रशंसा के शब्द हो कि किस तरह से शेर की मान समझते हो आप? शेर की मान क्या होता है? शेर की गुफा। एक इंसान शेर की गुफा के अंदर गया, उसने अपना काम किया, बाहर आ गया, शेर उसको खा भी नहीं पाया, शेर उसके ऊपर अटैक नहीं किया, जो शेर उसे ढूंढ रहा है वो शेर उसके ऊपर अटैक नहीं किया। तो कितने जाबाज उस वक्त हमारे सिपाही को स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके बारे में इस पाठ में बताया। आप चैप्टर ओपन कीजिए और ये चैप्टर नाटक के रूप में लिखा है, जिसे हम नाट्य मंच पर भी अभिनीत कर सकते हैं। नाट्य मंच मतलब होता है हमारा जो प्ले होता है, हमारा जो स्टेज होता है, उस मंच मतलब होता है स्टेज, और अभिनीत मतलब होता है अभिनय करना। हम इस नाटक को, क्योंकि इसमें पात्र है, संवाद है, तो पात्र मतलब होता है कैरेक्टर और संवाद मतलब कन्वर्सेशन। तो पात्र के साथ संवाद होने पर हम उसे नाटक की तरह खेल सकते हैं और लेखक के द्वारा इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे सामने ऐसा लगता है मानो वो ही सामने होकर बोल रहे, मानो हमारे आंखों के आगे रंगमंच पर नाटक खेला जा रहा है। पात्र बताए गए हैं कौन कौन से कैरेक्टर है। एक है कर्नल, एक है लेफ्टिनेंट, एक है सिपाही और एक है सवार। चार लोगों के बारे में बताया गया, चार इसके मुख्य पात्र हैं। आप समझिए ना। अब उन पात्रों के क्या क्या संवाद है, कैसे इस पात्र से, इन पात्रों से लेखक ने काम करवाया है, इन पात्रों को लेखक ने काम बुलवाया है सबको। अवधि कितना है? 5 मिनट। पूरा जो गेम खेला जा रहा है वो सिर्फ 5 मिनट का है। जमाना, जो सन है, जो तिथि है, वो कब की है? 1799, 1799 के समय की बात है। समय क्या है? रात्रि का। देखो जब नाटक खेला जाता है ना रंगमंच पर, तो रंगमंच के बारे में बताया जाता है, ये वाला समय है, रात्रि हो रही है, 3-4 लोग हैं, उनके नाम बताए जाते हैं। इससे लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है। जैसे आपके दिमाग में बैठी ना, रात का समय 1799 की बात है, 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, 5 मिनट का खेल, समझते? अब स्थान के बारे में बताया। स्थान क्या है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। जो कर्नल है, क्या नाम है उनका? कालिंज। जो कालिंज जो कर्नल है, उनका खेमा मतलब होता है टेंट, समझिए,
वो टेंट कहाँ लगा हुआ है? जंगल में लगा हुआ है। कौन सा जंगल? गोरखपुर का जंगल। गोरखपुर पता है कहाँ है? एमपी में। तो गोरखपुर का जो जंगल है उसमें कर्नल ने अपना टेंट लगवा रखा है और कर्नल उस टेंट के अंदर बैठे हुए हैं और उसका दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। दो अंग्रेज बैठे अंदरूनी हिस्सा मतलब अंदर का भाग। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिपी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। उस कैंप के अंदर, उस खेमे के अंदर दो लोग हैं, दो अंग्रेज लोग हैं जो बैठकर बातें कर रहे हैं। एक है कर्नल कॉलिंज और एक है लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है और चांदनी छिपकी हुई है। चांदनी छिपकी मतलब रात्रि का समय है और अंदर उस खेमे के अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जितनी जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गई, वजीर अली आदमी भूत बात ही नहीं करता। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसका दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज से सादत अली कौन है? कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला की लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश से सादत अली की उसका मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने का क्या मसलहत थी? सादत अली हमारा दोस्त है, ऐसा ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी कि जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नकद। अब वो भी मजे करता और हम भी मजे। देखो उर्दू शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए थोड़ा समझ कर पढ़िएगा। कर्नल बोल रहा है जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती ना, तो कुछ खाने पीने को ढंग से मिलता नहीं है, चारों तरफ लाइट जला के रखनी पड़ती है, रोशनी करके रखनी पड़ती है, आग लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि आप जिसको ढूंढने आए तो शेर भी तो जंगली जानवर तो आपको ढूंढ सकते हैं ना। तो इस तरह खतरनाक खतरनाक क्या होती है, मुश्किलों से घिरी हुई। तो इस पर लेफ्टिनेंट बोलता है हफ्तों हो गए खेमा डाले। इसका मतलब एक हफ्ता होता है 7 दिन और हफ्तों मतलब ना जाने कितने दिन, यानी कि 30 डेज 60 डेज 90 डेज जितने भी कुछ हफ्तों तक कितने हफ्ते हो गए यहाँ पर खेमा डाले हुए। खेमा मतलब डेरा, यहाँ पर हमने जो डेरा डाला है, जो टेंट डाला है उसको डेरा बोलते हैं। डेरा डाले हुए इतने दिन हो गए, लेकिन सिपाही भी तंग आ गए। तंग मतलब थक गए, परेशान हो गए। अब इसमें तंग मतलब वैसे तो तंग होता है सकरा, छोटा, जैसे तंग गली, तंग स्ट्रीट, तो गली छोटी सकरी, लेकिन यहाँ तंग का मतलब परेशान हो जाना। सिपाही परेशान हो, इतने समय से खाली बैठे हैं, खाक छानते रहते हैं इधर उधर, लेकिन हमें बैठे वजीर अली नहीं मिलते। वजीर अली आदमी और भूत हाथ ही नहीं करता। अरे आदमी होता तो हमारे सिपाही इतना ढूंढ रहे, कहीं तो मिलता, कहीं नहीं मिल रहा। तो आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता, हाथ ही नहीं लगता मतलब पकड़ में नहीं आता। कर्नल बुलाया, उसके सामने मुझे रॉबिन हुड, एक बहुत बड़े, ये भी एक सैनिक थे रॉबिन हुड, इसके कारनामे याद आते हैं। कारनामा मतलब उसके द्वारा किए गए काम। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत थी। कोई 5 महीने हुकूमत की हुई मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हुआ। अब बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में, किसके दिल में? वजीर अली। अब वजीर अली के बारे में करें। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत थी। उसने सिर्फ 5 महीने हुकूमत की, हुकूमत मतलब सरकार चलाई। उसके पिता ने उसको युवराज से सम्राट बनाया और उसने सिर्फ 5 महीने हुकूमत चलाई, लेकिन उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, अधिकार जमा रखा था, इसलिए उसके खिलाफ इतनी नफरत थी कि वो चाहता था कि उसका जो अवध का सम्राट था, जो अवध क्षेत्र है, उसमें पूरी तरह से अंग्रेज साफ हो जाए। पाक मतलब उनको खत्म कर दे। पाक क्या मतलब
कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? अब सादत अली के बारे में पूछा जा रहा है, वजीर अली के बारे में कर्नल ने बताया, तो अब लेफ्टिनेंट कह रहा है ये सादत अली कौन है? तब कर्नल बोलता है आसिफ उद्दौला का भाई है। ये आसिफ उद्दौला कौन है? आसिफ उद्दौला वजीर अली के पिता है, आसिफ उद्दौला, तो ये उनका भाई है, अर्थात वजीर अली का चाचा है सादत अली। तो इस तरह से सादत अली उस आसिफ उद्दौला और वजीर अली दोनों का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? असल में क्या हुआ था, जो नवाब थे, जो राजा थे आसिफ उद्दौला, उनके पहले कोई संतान नहीं थी, तो संतान ना होने के कारण सादत अली को ये लगता था कि आसिफ उद्दौला जिस दिन मरेगा मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। उत्तराधिकारी समझते ना, ये मर जाएगा तो इसकी जमीन जायदाद मुझे मिल जाएगी, उत्तराधिकारी। लेकिन जैसे ही आसिफ उद्दौला के घर में वजीर अली की पैदाइश, पैदाइश मतलब होता है जन्म लेना, देखो उर्दू शब्द थोड़ा समझ के लिखना, पैदाइश मतलब होता है जन्म लेना। जैसे ही वाजिब आसिफ उद्दौला के घर में वजीर अली का जन्म हुआ, सादत अली उनका दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि सादत अली को तो पूरा धन संपत्ति चाहिए, लेकिन वजीर अली के उत्पन्न होने से अब वजीर अली उत्तराधिकारी बन गया। तो इस तरह से सादत अली ने, जैसे ही वजीर अली उत्पन्न हुआ, सादत अली को लगा मेरी तो मौत आ गई। क्यों? क्योंकि ये तो राजा बन जाएगा, अब मुझे तो मंत्री बने रहना पड़ेगा। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट ने कहा फिर तुमने सादत अली को अवध के तख्त पर, तख्त मतलब होता है सिंहासन, वैसे तो तख्त मतलब होता है आपके घर में जो जो पलंग रखे रहते हैं ना बाहर, तख्त, तख्त जैसा, जो पलंग जिसके ऊपर कुछ बुना हुआ ना हो, हमारे आजकल बेड तख्ती होते हैं, ठीक है ना, तो लकड़ी का जो तख्त होता है, लकड़ी का जो बेड होता है उसको तख्त बोला जाता है। लेकिन यहाँ अवध का तख्त मतलब अवध का जो राज सिंहासन है, उस राज सिंहासन पर अब तुमने जो सादत अली को बैठाया है, आसिफ उद्दौला तो है नहीं है, वजीर अली भाग गया, लेकिन तुमने अब जो उसको बैठाया है सादत अली को, इसकी क्या मसलेहत, मसलेहत यानी जरूरत, इसकी क्या जरूरत है? तब कर्नल बोलता है सादत अली हमारा दोस्त है। समझ में आया? इसका मतलब अंग्रेजों का साथ देता था और अपने ही देश से गद्दारी करता था, हमारा दोस्त है, बहुत ऐश पसंद आदमी, ऐश पसंद मतलब ऐशवारा, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी लाइफ बढ़िया से चले, खूब बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, जो चाहूं मुंह से वो पूरा हो जाए, बस उतना। मेरी प्रजा क्या करती है, बाहर में जाए मर जाए, भूखी मर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेज आकर हुकूमत करने सब चलता था, तो वो क्या करता था, उसने क्या किया, जैसे ही सादत अली अंग्रेजों के साथ मिला, अंग्रेजों ने उसकी, अंग्रेजों को क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो अंग्रेजों ने बोला देख तुझे राजा बना देंगे, लेकिन तुझे राजा बनाएंगे तो तेरी जो धन संपत्ति तुझे मिलेगी उसमें से आधी हमारी होगी। तो आधी धन संपत्ति दिए सादत अली ने, और साथ में 10 लाख रुपए, उस जमाने में 1799 की बात है, उस जमाने में 10 लाख रुपए नगद, नगद मतलब होता है कैश पेमेंट करना, तो नगद रुपए दिए। इसलिए वह भी खुश और हम भी खुश। वह कौन? सादत अली के मजे में। क्यों? क्योंकि हमने उसको छोड़ रखा तो आराम से जिंदगी जी ले, और उसने हमें इतने सारे पैसे दे दिए, आधी जमीन जायदाद दे दी, तो हम भी खुश हैं। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह सहाय जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और शमसुद्दौला ने। कौन शमसुद्दौला? नवाब बंगाल का निस्तवती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका तो मतलब ये हुआ कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में भूख दौड़ गई है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे घने रह जाएंगे। कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुके हैं, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सबको बैठे। इसका मतलब है वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, मैं किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना। अब देखो वजीर अली, अब बात को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट कह रहा है, जैसे ही सादत अली के बारे में
से राजस्थान। जो अफगानिस्तान है उसके बादशाह मतलब होता है राजा, शाहे जमा, क्या नाम है, शाहे जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। वजीर अली ने बोला है अफगानिस्तान के राजा को, क्या हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी था, और यदि वो हमला करेगा तो जो राजा लोग हैं वो राजा लोग उस पर हमला जैसे करेंगे तो हमले की तैयारी करने लगेंगे। तो ये जो सैनिक, अंग्रेजों के जो सैनिक है ये यहाँ से हट जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो बड़े बड़े जाबाज सिपाही थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए। तो इन प्रयास में अफगानिस्तान के राजा शाहजहां को भी आमंत्रित किया गया कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण करो। ऐसा कोई बोलता है कि तुम मेरे ऊपर आक्रमण कर, लेकिन बोला, इसलिए बोला जिससे कि अंग्रेज पीछे चले जाए। कर्नल अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने। अब कर्नल को और ज्यादा जानकारी तो बोला है, ऐसा नहीं है कि वजीर अली ने देश से पहले टीपू सुल्तान ने जो टीपू सुल्तान पता ना आपको, टीपू सुल्तान ने भी इस जो अफगानिस्तान का जो राजा है, बादशाह है, उसको पहले इंडिया के ऊपर आक्रमण करने की नौबत दिया है। फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने, वजीर अली ने बुलाया किसको, राजा को, और फिर दूसरा जो शासक है दिल्ली का उसका नाम है शमसुद्दौला, उन्होंने भी इनको बुलाया। कौन शमसुद्दौला? शमसुद्दौला का नाम लेफ्टिनेंट ने सुना, इसलिए पूछा है। तो कर्नल बोल रहा है नवाब बंगाल का निस्तबीर भाई, जो बंगाल का जो नवाब है, राजा है, अलग अलग, देखो मैंने आपको बोला ना अलग अलग टुकड़ों के सब राजा थे, तो बंगाल क्षेत्र का जो राजा है उसका निस्तबीर मतलब होता है रिश्ते का, रिलेशन, जो रिलेटिव्स है, कजन है, ठीक है, कजन है। तो इस तरह से वह है बहुत खतरनाक आदमी। कौन खतरनाक आदमी? शमसुद्दौला। शमसुद्दौला के बारे में बता रहे हैं। शमसुद्दौला जो बंगाल का नवाब है उसका रिश्तेदारी भाई है, चाचा ताऊ का, जिसका भी रिलेटिव्स होगा वो मामा का होगा, चाचा ताऊ का होगा, तो उसका कजन है, और वह है बहुत खतरनाक आदमी है। इसका मतलब हुआ कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये जो लोग हैं, ये सब टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला, ये सब क्या है, ये सब लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है। अपने भारत को, अपने सबसे पहले अपने राज्य को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत योगदान दिया, फिर बाहर के लोगों को मदद की अपने साथ, जिससे कि ये ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए। तो इस तरह से ये लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सब के बीच में बातें चल रही हैं, इस कारण से इनको अब महसूस होने लगा, कर्नल लेफ्टिनेंट क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक लहर दौड़ रही है। लहर मतलब होता है खबर, लहर मतलब होता है, वैसे तो लहर का मतलब होता है हवा, कि चारों तरफ हवा दौड़ गई है कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इनको हटाया जाए। तो ये लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, कंपनी का मतलब समझिए, इस कंपनी का मतलब कोई और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, उस ब्रिटेन की कंपनी के खिलाफ लोगों की आवाजें निकलने लगी हैं, एकजुट होने लगी हैं। कर्नल बोलता है हाँ ये तो है, और अगर ये सब लोग कामयाब हो गए, कामयाब यानी सफल हो जाना, यदि ये सब लोग मिलकर सफल हो गए तो बक्सर और प्लासी का युद्ध आपने सुना है, तो बक्सर और जो प्लासी का युद्ध होने वाला है, हम लोगों को एक दूसरे से बुला रहे हैं, ये जो हमारी प्लानिंग चल रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य को लड़ाई करवाने की, जो हमारी प्लासी का युद्ध सुना है आपने, बक्सर का युद्ध सुना, तो इनकी जो प्लानिंग चल रही है तो रखी धरी की धरी रह जाएगी, था खत्म हो जाएगी। यदि ये लोग ही हमारे खिलाफ लड़ाई करने लगे तो हम इनको जो एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश करें तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के राज्यों से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग। इसलिए हमारा जो योजना है, हमारा जो हमने जो सोचा है वैसा खत्म हो जाएगा।
कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुके हैं। देखो इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जनरल थे उनका नाम था सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव ने इस भारत पर आकर भारत के लोगों से जो खींचा है, भारत के लोगों से जो हथियाया है, छीन लिया है, उन्होंने जब प्राप्त किया है तो अब वो तो चले गए, अब उनकी जगह दूसरे लॉर्ड आए हैं, उनका नाम है वेल्जली। तो जो वेल्जली हैं उनके हाथों से तो चला जाएगा। इसका मतलब एक ने एकत्रित किया, दूसरा उसको खत्म कर देगा, तो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है हमें इस चीज को बचाने के लिए, जो हमारे पास है उस चीज की बढ़ोतरी के लिए या उस चीज को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। अपने हाथों सब खो बैठेंगे, जो वेल्जली है ये अपने हाथों सब खो बैठेंगे, मतलब सब चीज खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो वजीर अली है उसकी जो आजादी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि वजीर अली भाग गया था जैसे अंग्रेजों के ऊपर हमला करने आए, तो इस कारण से वजीर अली, क्योंकि वो कमजोर था उस वक्त, इसलिए उसने भागकर अपनी रक्षा की कि मैं एक पावरफुल एक सैनिक टुकड़ी बनाऊंगा, फिर इनके ऊपर आक्रमण करूंगा। तो ऐसा करके वजीर अली भाग गया, और वजीर अली भागकर बैठा नहीं है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, स्वतंत्रता के लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहा है। तो इस तरह से वजीर अली जो खाली घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, उसको हम पकड़ नहीं पाए, तो ये तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब ये हमें कोई ना कोई नुकसान का काम कर सकता है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना ही चाहिए। अब लेफ्टिनेंट कह रहा है हमें किसी न किसी तरह, कोई भी योजना के द्वारा, किसी भी तरीके से इस वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहिए। इसको हमें यदि गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान दे देगा। कर्नल बोल रहा है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और एक ही जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता। उसके बाद चंद जावा मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दम खम। अब कर्नल कह रहा है कि ये लोग ऐसा नहीं कि वजीर अली भागा तुरंत उसको पकड़ने के लिए निकले, ये जब निकले जब इनके सैनिक उसको पकड़ नहीं पाए। पहले से तो छोटे लोगों से शुरुआत करी, सैनिक हैं, छोटे छोटे इनके जो पुलिसमैन थे, सब आते थे और पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वजीर अली को पकड़ नहीं पाते थे। तब जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा बनता जा रहा था, तो इस कारण से इसको पकड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए लेफ्टिनेंट और कर्नल जैसी पोस्ट के लोग कई हफ्तों तक जंगलों में रहकर इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे। तो वजीर अली को अपने घर से भागे हुए बरसों बीत गए, काफी समय बीत गए। तो ऐसे कर्नल बोला है इसकी पूरी एक फौज भी इसका पीछा कर रहा हो, बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंकना, यानी कि बेवकूफ बनाना, यह हमें अभी तक बेवकूफ बना रहा है, अर्थात हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसी जंगल में, इसी गोरखपुर के जंगल में ही छुपा हुआ है, और ये गोरखपुर का जंगल हम छानते हैं लेकिन वो हमको मिलता ही नहीं। हमेशा हमारी आंखों में धूल झोंक देता है, हमें बेवकूफ बनाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और हम उसको पकड़ नहीं पाते। और उसके पास, मेरे पास तो पूरी सैनिक टुकड़ी है और उसके पास चंद मुट्ठी भर सिपाही, जाबाज बोला, देखो चंद जाबाज हैं, कितने, मुट्ठी भर आदमी, चंद यानी कुछ, जाबाज यानी जान को लगाने वाले, जान की बाजी लगाने वाले, कुछ जान की बाजी लगाने वाले लोग उसके साथ है। मुट्ठी भर मतलब बिल्कुल कुछ ही, जो मुट्ठी में आ जाए, कम। तो इस तरह से बहुत कम लोग हैं, लेकिन सारे लोग कैसे हैं, जाबाज, अपनी जान की कुर्बानी देने वाले। और इतने से लोग होने पर भी उनके अंदर इतना दमखम मतलब ताकत, शक्ति, दम यानी शक्ति, दम और खम एक साथ, इतने दम मतलब होता है बहुत शक्ति है कि आज तक, और बुद्धि है, इस कारण से आज तक हमसे पकड़ नहीं पा रहे। लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति तौर से बहुत बहादुर आदमी, बहादुर न होता तो ये कंपनी के वकील को कत्ल कर देता,
जांबाजी की, उसकी बहादुरी के किस्से अपने लोग ही नहीं, दुश्मन लोग भी करते हैं, बातें करते हैं उसके लिए। कितना जांबाज है, देखो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, चाहे उसको उनको पकड़कर शूट करना है, लेकिन फिर भी उसकी बहादुरी की बात। ये होता है इंसान का गुणवान होना, कि हमारे गुण की हमारे लोग तो करेंगे, मेरे परिवार के लोग तो करेंगे, लेकिन मेरे परिवार के अलावा मेरे बाहर के सारे लोग मेरी बड़ाई करें, तो ये मेरा गुण है, सर्व गुण है। तो इस तरह से वजीर अली को भारतीय लोग ही नहीं, अपितु तो अंग्रेज के कर्नल और लेफ्टिनेंट भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। कि लेफ्टिनेंट करा सुना है, जातीय तौर पर, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बोलता, जैसे तुम लोग मेरे लिए बोल सकते हो व्यक्तिगत तौर पर मनीषा मिस कैसे, तुम्हारी अपनी अपनी सोच, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब मैं उसके प्रति कैसी सोच रखता हूँ, कैसी समझ रखता हूँ। तो इस तरह से मैं जातीय तौर पर तुमसे कहता हूँ लेफ्टिनेंट केरल, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वजीर अली है ये बहुत बहादुर है, बहादुर आदमी है, शक्तिशाली, बहादुर का वीरता से क्या। तो कर्नल क्या कह रहे हैं, बहादुर तो है ना, यदि बहादुर नहीं होता तो इतने सालों से हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ में आया नहीं आया। बहादुर नहीं होता तो वो तो चंद मुट्ठी लोगों को लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है, हो सकता था, नहीं हो सकता। तो बहादुर नहीं होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। अब उसका एक किस्सा सुनाया जा रहा है कि उसने कौन सा बहादुरी का कारनामा किया है, कौन सा कार्य किया है। तो कहा जा रहा है कि यदि वह बहादुर नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वकील है, जो लॉयर था, उसकी उसने हत्या कर दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील को शूट कर दिया, तो बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। तो इस तरह से बहादुर तो है ही, तभी तो इतना काम किया। ये कत्ल का क्या किस्सा है, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे बताओ कि ये जो वकील को उसने मारा, ये किस कारण से मारा, ठीक है ना। अब लेफ्टिनेंट उसको किस्सा सुना रहा है और आज हम इस चैप्टर को यही खत्म करेंगे। अब इस चैप्टर के लेफ्टिनेंट के द्वारा जो किस्सा सुनाया गया है इसको हम कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे पाठ में एक ही बात बताई गई है, पूरे पाठ का एक ही सारांश है, टुकड़ों में सारांश मिलेगा इसका, तो हम पाठ का सारांश सीखेंगे। सारांश मतलब समझते हो ना, पूरे पाठ के सार का एक अंश, टुकड़ा। ये जो पूरा पाठ पढ़ा हमने उसमें से क्या हमको समरी समझना है, उस समरी का एक टुकड़ा, सारांश, ठीक है ना। क्या समझ आया है, प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत मतलब जो नाम है पाठ का, प्रस्तुत पाठ में, या मैं कार्टूस पाठ भी लिख सकती हूँ, प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में ऐसे जांबाज, समझ में आ गया ना, जांबाज, जानकी, जान उर्दू शब्द है, जांबाज, जानकी बाजी लगाने वाला, जांबाज के कारनामों, कारनामे मतलब होते कार्य, कारनामों का वर्णन है, वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य, जिसका एकमात्र लक्ष्य, लक्ष्य मतलब एम्स, एकमात्र लक्ष्य था, क्या था, अंग्रेजों को, क्या था, अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ना, खदेड़ना मतलब निकालना, खदेड़ना मतलब अपनी जगह से हटाना, खदेड़ना। तो एकमात्र इसका लक्ष्य था जावा सिपाही का
किस तरह से अंग्रेजों को भारत से निकालना है, ठीक है ना। तो आज हमने कारतूस में हबीब तनवीर के द्वारा वजीर अली के बारे में पढ़ा और कल हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से उसने वकील को मारा और आकर उस खेमे के अंदर आकर किस तरह से कारतूस लेकर गए, ठीक है ना। आप ये पढ़िए और समझने की कोशिश। देखो उर्दू शब्दों से भी ज़्यादा टेंशन क्या हो, समझ में सब आता